नमस्कार दोस्तों, देवटी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपना लेसन चल रहा था विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव एवं रासायनिक शेल। तो आज अपन आगे वाले टॉपिक में चलते हैं, जिसमें अपन पढ़ा सेलों का समूह पढ़ा, बैटरी, ये सारे पढ़े अपन। सेलों को किस प्रकार जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में और मिश्रित क्रम में। अब अपने को पूछ ले कि सेल अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, सेल इस प्रकार श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो एक सेल है वो मान लो 2 वोल्ट का, प्रति सेल 2 वोल्ट है, या फिर ऐसे मान लो कि 1.5 वोल्ट। तो अपने को पूछ ले कि जो नीचे दिए गए परिपथ में इनका कुल विद्युत वाहक बल कितना है। तो अपन पूछ रहे, तो अपने को क्या करना है, सेलों की संख्या कितनी है, 4 सेल है इंटू प्रति सेल विद्युत वाहक बल, तो इसको गुणा करना है। ठीक है, गुणा करेंगे तो कितना आया, 6 वोल्ट। कितना आया, 6 वोल्ट का कुल विद्युत वाहक बल हो गया इसका। लेकिन अपने को अगर यही सेल अगर समांतर क्रम में जुड़े हुए हो तो चारों के चारों, तो उसका कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, 1.5 वोल्ट ही होगा, क्योंकि प्रत्येक सेल 1.5 वोल्ट का है। तो उसमें समांतर क्रम में क्या होता है, विद्युत वाहक बल वोल्टेज क्या रहता है, समान रहता है। इसीलिए अपने को कुल विद्युत वाहक बल 1.5 ही उसमें करना। ठीक है, और यहां अपने को 6 वोल्ट है वो मिलेंगे बैटरी से। तो आई बात समझ में। तो समांतर क्रम की और श्रेणी क्रम की थोड़ी ध्यान में रखना है अपने को। आज अपन पढ़ेंगे बैटरी की क्षमता। देखो, बैटरी की क्षमता है वो किसमें होती है, बैटरी की क्षमता AH में, जो अपनी लेड एसिड बैटरी होती है उनकी क्षमता होती है वो AH में होती है। किसमें होती है, AH में। तो AH में इसकी बैटरी की क्षमता होती है। तो इसका फॉर्मूला अपने को ध्यान में रखना है, बैटरी की क्षमता बराबर एम्पियर इंटू घंटे, एम्पियर इंटू घंटे, क्योंकि कि उस बैटरी से कितना एम्पियर अपने को प्राप्त हो रहा है और वो कितने घंटे चलेगी। ठीक है, कितने घंटे चलेगी। तो ये अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है कि एम्पियर बैटरी की अगर अपने को क्षमता ज्ञात करनी हो तो एम्पियर इंटू घंटे, इसका जिसको अपन शॉर्ट में इसको ए से लिखते हैं, इसको एच से, तो इसका AH इसकी रेटिंग होती है। बैटरी की किसमें होती है, AH में बैटरी की रेटिंग होती है। अब बैटरी की क्षमता है वो 2 प्रकार से मापी जाती है। एक होती है पूर्ण क्षमता। क्या होती है, पूर्ण क्षमता, पूर्ण क्षमता। और दूसरी होती है सामान्य क्षमता। सामान्य क्षमता। पूर्ण क्षमता क्या होती है, किसी मतलब बैटरी है, लेड एसिड बैटरी हो, कोई भी बैटरी हो,
वो अपन अगर चार्ज करें, द्वितीयक सेल है, चार्ज कर रहे हैं, चार्ज पूर्ण मतलब चार्ज अवस्था से पूर्ण चार्ज अवस्था से पूर्ण डिस्चार्ज अवस्था तक, पूर्ण चार्ज अवस्था से पूर्ण डिस्चार्ज अवस्था तक नापी गई वोल्टेज विद्युत वाहक बल या नापी गई मतलब क्षमता क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? पूर्ण क्षमता कहलाती है। कि पूर्ण चार्ज अवस्था से पूर्ण डिस्चार्ज अवस्था तक नापी गई क्षमता क्या कहलाती है? उसकी पूर्ण क्षमता कहलाती है। क्योंकि बैटरी की क्षमता दो प्रकार से व्यक्त की है, ठीक है। ये थी अपनी पूर्ण क्षमता। देखो पूर्ण क्षमता में क्या होता है कि पूर्ण क्षमता ये है कि बैटरी होती है, बैटरी एक मतलब व्यवहारिक क्षमता नहीं है। पूर्ण क्षमता एक व्यवहारिक क्षमता नहीं है, क्योंकि अगर बैटरी पूर्ण डिस्चार्ज हो जाएगी तो मतलब उसको चार्जिंग करने में बहुत ज्यादा कठिनाई आएगी, तो ये एक व्यवहारिक नहीं है। लेकिन सामान्य क्षमता है, इसको अपने को अपनाना पड़ता है। आई बात समझ में? सामान्य क्षमता है, इसको अपनाना पड़ता है। सामान्य क्षमता क्या होती है कि बैटरी की पूर्ण चार्ज अवस्था से 1.8 वोल्ट प्रति सेल, 1.8 वोल्ट प्रति सेल डिस्चार्ज अवस्था तक नापी गई क्षमता क्या होती है? इसकी सामान्य क्षमता होती है। पूर्ण चार्ज अवस्था से 1.8 वोल्ट प्रति सेल के बीच नापी गई क्षमता क्या कहलाती है? सामान्य क्षमता कहलाती है। आई बात समझ में? तो ये अपने को क्षमता यूज में लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये थी बैटरी की क्षमता। अब देखो एक मतलब क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। बैटरी की क्षमता संबंधित क्वेश्चन करते हैं। यदि कोई बैटरी 5 एम्पियर विद्युत धारा 5 एम्पियर विद्युत धारा 15 घंटे तक प्रदान कर सकती है, प्रदान कर सकती है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? क्या होगी? यदि 7.5 एम्पियर विद्युत धारा प्राप्त की जाए, तो वह बैटरी कितने घंटे चलेगी? ठीक है। यदि कोई बैटरी है वो 5 एम्पियर विद्युत धारा 15 घंटे तक प्रदान कर सकती है, तो उसकी एम्पियर क्षमता क्या होगी? तो एम्पियर क्षमता अपने को ज्ञात करना है। तो बैटरी की क्षमता बराबर क्या होता है? एम्पियर इंटू घंटे, ठीक है। अब देखो एम्पियर इसमें कितना दिया गया है? 5 एम्पियर। कितना है? 5 एम्पियर। और घंटे टाइम कितना दिया गया है? 15। तो कितने एचपी बैटरी होगी वो? 75 एएचपी।
75 एएच की बैटरी होगी। फिर आगे क्या पूछ रहा है ये, यदि 7.5 एम्पीयर विद्युत धारा प्राप्त करनी हो तो वह बैटरी कितने घंटे चलेगी, कितने घंटे चलेगी। दूसरा क्वेश्चन और पूछ लिया इसमें कि बैटरी की क्षमता बराबर है, एएच भी लिख दूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैटरी की क्षमता कितनी है, 75 बराबर एम्पीयर कितना है अभी 7.5 इंटू एच। तो घंटे अपने को समय निकालना, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 75/7.5। तो कितने घंटे चलेगी बैटरी, कितने घंटे चलेगी 10 घंटे, 10 घंटे चलेगी। आगे बात समझ में, तो अपना थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि विकी क्षमता का के तरीकों निकाल। तो ये अपने क्वेश्चन मैंने इस क्षमता के ऊपर करवाया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बैटरी की क्षमता देखिए अपन, अब पढ़ेंगे अपन बैटरी की दक्षता। बैटरी की दक्षता, देखो दक्षता क्या होती है कि बैटरी अपने को कितना आउटपुट दे रही है और कितना इनपुट ले रही है, इसके बीच में जो अनुपात होता है उसको अपन दक्षता कहा जाता है। आई बात समझ में, ये अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है। बैटरी की दक्षता, देखो बैटरी की दक्षता क्या होती है कि बैटरी, कोई भी बैटरी हो या सेल हो, कोई भी बैटरी हो या सेल हो, उनके बीच में अपने को दक्षता देखनी है। तो क्या होती है बैटरी की दक्षता, बैटरी की दक्षता होती है कि कोई भी बैटरी, किसी भी बैटरी या सेल की चार्जिंग एम्पियर घंटा, चार्जिंग एम्पियर घंटा डिस्चार्जिंग तथा एम्पियर घंटा चार्जिंग अवस्था का अनुपात क्या कहलाता है, बैटरी की दक्षता कहलाता है। कि बैटरी के एम्पियर घंटा डिस्चार्जिंग अवस्था तथा एम्पियर घंटा चार्जिंग अवस्था का अनुपात क्या कहलाता है, अभी बैटरी की क्या कहलाती है, दक्षता कहलाती है। ये ध्यान में रखना है, बैटरी की दक्षता कहलाती है। तो सबसे पहले बैटरी की दक्षता दो प्रकार की होती है। पहली है एम्पियर घंटा दक्षता और दूसरी है वाट घंटा दक्षता। तो एम्पियर घंटा दक्षता क्या होती है, अभी मैंने परिभाषा बताई थी कि किसी सेल या बैटरी की एम्पियर घंटा डिस्चार्जिंग अवस्था तथा एम्पियर घंटा चार्जिंग अवस्था का अनुपात क्या कहलाता है, एम्पियर घंटा दक्षता कहलाता है। तो इसकी अपन फॉर्मूला थोड़ा ध्यान में होना चाहिए अपने कि आई डी इंटू एच डी बटा आई सी इंटू एच सी। आई डी का मतलब हुआ कि डिस्चार्जिंग एम्पियर घंटा, एम्पियर इंटू डिस्चार्जिंग घंटे, डिस्चार्जिंग घंटे। आई बात समझ में। फिर नीचे दे रखा इसने चार्जिंग एम्पियर कितना इंटू चार्जिंग घंटे कितनी है, कि उसको कितने घंटे चार्ज किया गया है और कितने मतलब एम्पियर दर पर उसको चार्ज किया गया है। आई बात इंटू 100
कि दक्षता अपन इस प्रकार निकाल सकते हैं और प्रतिशत में। तो एम्पियर घंटा दक्षता है वो इस प्रकार निकालेंगे और इसको परिभाषित भी मैंने कर दिया है। सेल ये अब कोई बैटरी हो उसकी एम्पियर घंटा डिस्चार्जिंग अवस्था तथा एम्पियर घंटा चार्जिंग अवस्था का अनुपात होता है, वो एक एम्पियर घंटा दक्षता होती है। ठीक है, अब देखो, अब अपने को पूछ ले एग्जाम में कि एम्पियर घंटा दक्षता है वो बैटरी की कितनी होती है। मतलब सामान्य तौर पर एम्पियर घंटा दक्षता है वो 90 से 95%। कितनी होती है? 90 से 95%। तो ये बात अपने को ध्यान में रखना है। अब दूसरा, वाट घंटा दक्षता। वाट घंटा दक्षता क्या होता है कि कोई भी अगर बैटरी है या सेल है, उसकी वाट घंटा डिस्चार्जिंग अवस्था तथा वाट घंटा चार्जिंग अवस्था का अनुपात होता है, वो क्या कहलाता है? अभी उसकी वाट घंटा दक्षता कहलाता है। वाट घंटा दक्षता कहलाता है। आई बात समझ में? वाट घंटा दक्षता है वो कितनी होती है? कैसे सूत्र से ज्ञात करते हैं? देखो, वाट इंटू एच। वाट मतलब वाट की इकाई क्या होती है? डब्ल्यू से अपन व्यक्त करते हैं। तो P मतलब P बराबर V इंटू आई होता है। तो ये चीज आ गई इसमें। फिर इंटू एच होता है, आगे एच है तो वाट है इसमें, तो V इंटू आई इंटू एच, ये तीनों के तीनों इस प्रकार लिखा। अब अपने को ऊपर डिस्चार्जिंग वोल्टेज, डिस्चार्जिंग धारा और डिस्चार्ज कितनी देर कितने टाइम तक उसको किया गया बटे, यही चीज नीचे आएगी V इंटू आई इंटू एच। अब नीचे अपन क्या कर रहे हैं? चार्जिंग, चार्जिंग वोल्टेज, चार्जिंग धारा और चार्जिंग समय। ठीक है, इंटू 100 ये बात अपने को थोड़ा ध्यान में रखना कि डिस्चार्जिंग वोल्टेज इंटू डिस्चार्जिंग धारा इंटू डिस्चार्जिंग समय। टाइम दिया गया है, अपने को टाइम लिखना है। फिर चार्जिंग वोल्टेज इंटू चार्जिंग धारा और चार्जिंग समय, ये अपने को फॉर्मूला है वो वाट घंटा दक्षता का याद रखना है। क्योंकि V इंटू आई मैंने बताया है कि P बराबर क्या होता है? V इंटू आई होता है। धारा और वोल्टेज दोनों गुणनफल करते हैं तो अपने को पावर मिलती है। ठीक है, इसी प्रकार ये नीचे दिखाया गया कि V कहां से आया, I कहां से आया। ठीक है, IH होता तो ये एम्पियर घंटा होता। ठीक है, एम्पियर घंटा होता। तो ये भी ध्यान में रखना है। लेकिन वाट घंटा दक्षता है वो अपने परीक्षा में एग्जाम में पूछ लेता है, तो सामान्य तौर पर 80 से 85% होती है। ठीक है, 80 से 85% इसकी वाट घंटा दक्षता है वो बैटरी की मानी जाती है। अब देखो, इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा ये। जैसे किसी लेड एसिड बैटरी को किसी लेड एसिड बैटरी को 2.0 वोल्ट 2.0 वोल्ट 0 वोल्ट पर 6 घंटे तक, पर 6 घंटे तक और 6 घंटे तक 30 एम्पियर विद्युत धारा
दर पर डिस्चार्ज किया जाता है, किया जाए, बैटरी को सामान्य अवस्था में लाने के लिए, बैटरी को सामान्य में लाने के लिए दिए 40 एम्पीयर विद्युत धारा दर, 40 एम्पीयर विद्युत धारा दर पर तथा 2.5 वोल्ट प्रति सेल वोल्ट देखो डिस्चार्ज किया जाए तो बैटरी को सामान्य अवस्था में लाने के लिए 40 एम्पीयर विद्युत धारा दर पर 2.5 वोल्ट पर 5 घंटे चार्ज किया जाए, तो बैटरी की एम्पियर घंटा तथा वाट घंटा दक्षता क्या होगी। ये अपने को क्वेश्चन दिया इसने, इस क्वेश्चन को अपने को हल करना है। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि लेड एसिड बैटरी है, उसमें पहले तो डिस्चार्जिंग विवरण है वो देखेंगे। डिस्चार्जिंग वोल्टेज कितना है, 2.0 वोल्ट। फिर धारा कितनी है, डिस्चार्जिंग धारा देखो यहां डिस्चार्ज किया गया है, कितनी है 30 एम्पियर। फिर डिस्चार्जिंग समय कितना है, एस कितना है 6 घंटे, 6 घंटे। इसी प्रकार अपने को चार्जिंग वोल्टेज कितना है, चार्जिंग नीचे दिया गया है, मतलब प्रश्न आगे सामान्य अवस्था में लाने के लिए उसको विद्युत धारा दर पर चार्ज किया। चार्जिंग वोल्टेज कितना है इसका 2.5 वोल्ट। फिर चार्जिंग धारा 40 एम्पियर। फिर इसके बाद में आगे क्या दिया गया है, उसको समय कितना दिया गया है 5 घंटे। अब अपने को क्या निकालना है, दोनों चीज निकालनी, दोनों की दोनों अपने समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो पहले अपन बैटरी की एम्पियर घंटा दक्षता निकालते हैं। एम्पियर घंटा दक्षता बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ID इंटू HD बटा IC इंटू HC इंटू 100। इस प्रकार से अपने को निकालना है। अब इसमें डिस्चार्जिंग करंट कितनी है, मैंने यहां लिखा है डिस्चार्जिंग करंट 30 एम्पियर। कितनी है 30 एम्पियर गुणा डिस्चार्जिंग समय 6 घंटे, कितना है 6 घंटे बटा चार्जिंग करंट कितनी है 40 एम्पियर। फिर अपने को चार्जिंग समय कि कितनी देर कितने समय तक उसको चार्ज किया गया 5 घंटे गुणा 100। अब अपने को निकालना है, तो इसको काटेंगे थोड़ा सा।
ठीक है। तीन, 6 और 5 बच गया, 3 और 6, 5 बच गए। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आया? 6 5 30, 30 को 3 से गुणा किया कितना आया? 90%। कितना आया? 90%। इसकी क्या है? एम्पियर घंटा दक्षता। कितनी है? 90% इसकी एम्पियर घंटा दक्षता है। अब अपने को पूछने की वाट घंटा दक्षता, तो वाट घंटा दक्षता अपन इसी प्रकार वाट घंटा दक्षता निकालेंगे। वाट घंटा दक्षता बराबर क्या होता है? डिस्चार्जिंग वोल्टेज इंटू डिस्चार्जिंग धारा डिस्चार्जिंग समय। इसी प्रकार चार्जिंग वोल्टेज इंटू चार्जिंग धारा इंटू चार्जिंग समय इंटू में 100। अब देखो ये मान पूरा का पूरा अपने को क्या रखना है? इस फॉर्मूले में रखना है। डिस्चार्जिंग वोल्टेज कितना है अपने पास? 2.0 वोल्ट। कितना है? 0 वोल्ट इंटू डिस्चार्जिंग करंट कितनी है? 30 एम्पियर। फिर अपने को डिस्चार्जिंग समय कितना है? 6 घंटे। कितना है? 6 घंटे। अब नीचे जाना है अपने को कि चार्जिंग वोल्टेज कितना है? 2.5 वोल्ट। 2.5 वोल्ट इंटू फिर इसके बाद में अपने को चार्जिंग धारा 40 एम्पियर। फिर समय कितना है? 5 घंटे इंटू 100। इसी प्रकार इसमें निकाल लेंगे तो ये पॉइंट से पॉइंट काट देंगे इसको। 5 से कट रहा है। अब देखो ऊपर 4 बचे हैं, 3 है, फिर वापिस 3 है और आगे 2 बचे हैं। तो इसको गुणा करना है अपने को। तो 3 दिए 9, 9 चौक 36, 36 दूनी 72। क्या आई हुई इसकी? वाट घंटा दक्षता। कितनी आई है? वाट घंटा दक्षता, वो भी किसमें? प्रतिशत में। 72%। ठीक है, यह बात अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि एम्पियर घंटा दक्षता और वाट घंटा दक्षता में क्या होता है कि वाट घंटा एम्पियर घंटा दक्षता से क्या होती है? कुछ कम मिलेगी अपने को। क्या मिलेगी? कम मिलेगी। तो ये थी अपनी बैटरी की दक्षता। देखो अब पढ़ाना था अगला टॉपिक है बैटरी चार्जिंग की विधियां। बैटरी चार्जिंग की विधियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो बैटरी
बैटरी चार्जिंग की विधियां क्यों पढ़ाएगी? क्योंकि बैटरी का जब निर्माण हो गया तो बैटरी के निर्माण के बाद उसको चार्जिंग करने की भी अपने को आवश्यकता पड़ती है, चार्जिंग करने की भी आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए बैटरी चार्जिंग की कई विधियां अपनाएगी। तो पहली विधि है स्थिर धारा चार्जिंग विधि। चार्जिंग विधि। दूसरी है स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि। और तीसरी है ट्रिकल चार्जिंग विधि। और चौथी है रेक्टिफायर चार्जिंग विधि। चार्जिंग विधि देखो, ये अपने को 4 मुख्य विधियां दी गई, इन्हीं विधियों को अपन अपनाते हैं, ठीक है। और इसी में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण विधि इसमें से पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया है कि ट्रिकल चार्जिंग विधि में सामान्य अवस्था में धारा कितनी देनी चाहिए, तो अपने को ध्यान रखना है 2 से 3% सामान्य स्तर पर धारा है वो अपने को देनी चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। देखो पहली विधि है अपनी स्थिर धारा चार्जिंग विधि, इसके बारे में देखते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि डीसी स्रोत होता है, डीसी सप्लाई दी जाती है बैटरी को, और डीसी सप्लाई देने के लिए स्थिर धारा चार्जिंग मतलब उसमें इस विधि में क्या होता है कि करंट एवं बैटरी को स्थिर तौर पर नियत मान पर मिलना चाहिए। आई बात समझ में कि करंट का मान घटना बढ़ना नहीं चाहिए, कि समान मान पर ही उस बैटरी को करंट मिलना चाहिए। स्थिर धारा चार्जिंग विधि होती है वो। तो वो किस प्रकार होती है, अब उसका थोड़ा सर्किट बना के थोड़ा मैं बता देता हूं। यहां पर अपन सुरक्षा युक्ति लगाते हैं और लगानी चाहिए अपने को। कोई भी इलेक्ट्रिक काम करते हैं अपने पास एक स्विच होनी चाहिए। जैसे मैंने 5 स्विच लगाए हैं, 5 स्विच होनी चाहिए, 5 ही अपने पास लोड मतलब कोई भी लैंप हो लोड होना चाहिए। इस प्रकार से, ठीक है। यहां क्या किया जाता है, इसको कनेक्ट करके इधर निकाल दिया जाता है। यहां अपने को क्या करना है, बैटरी को जोड़ना है, जिस बैटरी को अपने को चार्ज करना है, ठीक है।
प्रकार से। अब देखो स्थिर धारा चार्जिंग में ये फ्यूज लगे हुए हैं दोनों के दोनों, यहां इसको 220 वोल्ट पब्लिक 110 वोल्ट डीसी स्रोत से जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया है? डीसी स्रोत से, सप्लाई से, ठीक है। अब देखो इसमें विद्युत धारा जाएगी तो अपने को मतलब कितनी विद्युत धारा देनी बैटरी को। जैसे 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट में मतलब 6 एम्पियर विद्युत धारा देनी है, तो वो मतलब करंट अपने को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ जाए। तो यहां से क्या करेंगे, जैसे सभी स्विच क्या है? ऑफ है। अभी सभी स्विच ऑफ है। जैसे ये दो स्विच, सभी स्विचों को चालू कर दिया तो यहाँ बैटरी को कितने एम्पियर करंट मिल रही है? 3 एम्पियर मिल रही है। मान लो सपोज करो कि 3 एम्पियर करंट मिल रही है स्विच चालू करने के बाद। अब इस स्विच को मैंने बंद कर दिया, मतलब खोल दिया, ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद ये लैंप नहीं जलेगा तो इसमें एम्पियर क्या होगी? बढ़ेगी, कुछ एम्पियर बढ़ गई, ठीक है। इसी प्रकार मान लो बढ़ाने की और ज्यादा आवश्यकता पड़ गई तो अपने को इस स्विच को भी क्या करना है? बंद करना, ओपन करना। ओपन करेंगे तो और ज्यादा करंट बढ़ गई। तो इस प्रकार से इस बैटरी को अपन क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। बैटरी को क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। ये विधि कौन सी विधि होती है? स्थिर धारा चार्जिंग विधि अपनाई जाती है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये फ्यूज लगे हुए, ये लैंप है, ये स्विच लगाए गए। ये थी अपनी स्थिर धारा चार्जिंग विधि। अब दूसरी विधि अपनी स्थिर वोल्टेज विधि। स्थिर वोल्टेज विधि वो होती है कि जिसमें स्थिर वोल्टेज, नियतमान वोल्टेज मिलते रहते हैं। आई बात समझ में? स्थिर वोल्टेज वो होते हैं कि नियतमान वोल्टेज अपने को मिलते रहते हैं। स्थिर वो विधि होती है, वो स्थिर वोल्टेज विधि होती है। जैसे यहां डीसी सप्लाई है अपने पास, वही सेम का सेम तरीका है। एचडीपी स्विच लगा दिया, उसमें भी लगाना है ताकि भूल गए अपन। अपने पास एक क्या होना चाहिए? रियोस्टेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रियोस्टेट होना चाहिए। और एक एम्पियर मीटर होगा तो अपन एम्पियर भी उसकी नापते जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे मतलब उस रियोस्टेट से वोल्टेज बढ़ाएंगे तो एम्पियर रेटिंग भी अपने को ध्यान में रखना है, क्योंकि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी उसके साथ में बढ़ता जाएगा। आई बात समझ में? तो अपने यहां एक रियोस्टेट लगाना है, वेरिएबल। यहां एम्पियर मीटर लगा दो और यहां अपने को क्या करना है? बैटरी को कनेक्ट करना है। यहां बैटरी को कनेक्ट करना है, जैसे 6 वोल्ट की हो, चाहे 12 वोल्ट की हो। लेकिन यह बात ध्यान में रखना कि जो बैटरी जितने वोल्ट की है, जैसे मान लो 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, तो उस बैटरी जो सप्लाई वोल्टेज है, उस बैटरी का वोल्टेज है, उस वोल्टेज से क्या रखना है? ज्यादा रखना है। जैसे 12 वोल्ट की बैटरी है तो 15 वोल्ट उस बैटरी को सप्लाई से कनेक्ट करना है। उस बैटरी को सप्लाई से क्या करना है? कनेक्ट करना है। ठीक है, यहां पर को डीसी सप्लाई जोड़नी। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से जोड़ते चले जाएंगे। जैसे जैसे इसके मान की मान लो बढ़ाने की आवश्यकता पड़ गई, कि वोल्टेज की आवश्यकता बढ़ाने की पड़ गई, तो वैसे वैसे इसके प्रतिरोध के मान को कम करते जाएंगे और वोल्टेज और धारा दोनों बढ़ती जाएंगी। और जैसे मतलब कम की आवश्यकता पड़ गई तो कम करेंगे, क्योंकि कम वोल्ट की अगर बैटरी है तो कम करेंगे उसको। तो ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ये थी अपनी
स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि। अगली विधि आपकी ट्रिकल चार्जिंग विधि। ट्रिकल चार्जिंग विधि में क्या होता है कि अगर बैटरी में क्या हो जाता है, एक मतलब सल्फेशन दोष युक्त बैटरी हो जाती है, तो उसको मतलब पुनर्जीवित, एकदम से बैटरी है वो डिस्चार्ज हो गई, बैटरी एकदम से डिमेज होने में जा रही है, तो उसको पुनर्जीवित करने के लिए, मतलब उसको चार्जिंग में लाने के लिए क्या किया जाता है, एक ट्रिकल चार्जिंग विधि अपनाई जाती है। ट्रिकल चार्जिंग विधि अपनाई जाती है। उसमें क्या किया जाता है कि बैटरी को निम्न दर के ऊपर विद्युत धारा प्रदान की जाती है। बैटरी को निम्न दर के ऊपर विद्युत धारा प्रदान करेंगे तो बैटरी मतलब उसकी सामान्य अवस्था के अंदर विद्युत धारा 2 से 3% विद्युत धारा दर के ऊपर उसको क्या करेंगे, चार्जिंग करेंगे, तो बैटरी है वो एक पुनर्जीवित की भांति काम करेगी, उठ जाएगी। आई बात समझ, ये विधि होती है उसकी ट्रिकल चार्जिंग विधि। अब चौथी विधि अपनी रेक्टिफायर विधि। कौन सी है? रेक्टिफायर चार्जिंग विधि। इसमें क्या किया जाता है कि एक रेक्टिफायर होता है, किस प्रकार का रेक्टिफायर है, देखो ये मेरे हाथ में रेक्टिफायर है, दिखाई दे रहा होगा कि इसमें एक साइड में पॉजिटिव है, एक साइड में नेगेटिव है। जो इसके ऊपर सफेद पट्टी है, इस साइड के अंदर सफेद पट्टी है, और इस ये पूरा ब्लैक है इस साइड से, तो ये इसका नेगेटिव सिरा है, ये इसका पॉजिटिव सिरा है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो इसको क्या करना है, एक मतलब ब्रिज, क्योंकि इस रेक्टिफायर को क्या जोड़ती, 3 प्रकार से जोड़ सकती है, 3 प्रकार से इसको जोड़ सकते हैं। एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, हाफ वेव, दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर, और तीसरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। तो इन 3 विधियों में इसमें क्या होता है कि अपन एक ही डायोड यूज में लेते हैं, क्या करते हैं, एक ही डायोड है वो या रेक्टिफायर है वो यूज में लेते हैं। और इसमें क्या होता है, फुल वेव में क्या होता है, फुल वेव में अपन क्या करते हैं, 2 डायोड है, वो रेक्टिफायर है वो काम में लेते हैं। और ब्रिज में अपन 4 रेक्टिफायर है वो यूज में लेते हैं। तो अपन विधि अपनाते हैं, तो उसके अंदर मतलब चार्जिंग अगर बैटरी को करना है तो अपन ज्यादातर ब्रिज रेक्टिफायर ही यूज में लेते हैं। आई बात समझ में? तो ये अपने पास कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। कितने पास होने चाहिए, 4 होने चाहिए। तो इसके मतलब सर्किट दिखाता हूं आपको। यहां पर क्या करेंगे, रेक्टिफायर जोड़ेंगे, वो भी 4 जो ब्रिज की तरह। देखो ये जो रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर का सिंबल है ये डायोड का,
ये अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है। अब देखो इसके अंदर ये ब्रिज 4 अपन क्या किए हैं, रेक्टिफायर जोड़े इसमें। अब जोड़ने के बाद इसको सप्लाई से भी जोड़ना है। क्या करना है, सप्लाई से जोड़ेंगे तो अपने को डीसी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि बैटरी है वो डीसी से चार्जिंग होगी। किससे होगी, क्योंकि ये क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इसको जोड़ेंगे तो किस प्रकार जोड़ेंगे, देखो यहां पॉजिटिव सिरा है, यहां नेगेटिव, तो इसका ये सिरा इस पर जाना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार इसका ये सिरा इस पर जाना चाहिए। अब देखो यहां पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव, ये समान सिरे हैं, वो आउटपुट के रूप में निकालना। समान सिरे रेक्टिफायर के ये क्या करना है, अपने को आउटपुट के रूप में बाहर निकालना इस प्रकार से। यहां अपने को क्या करना है, बैटरी लगानी। यहां अपने को बैटरी लगानी, क्योंकि यहां पर इसी सप्लाई से इसको जोड़ा, जोड़ने के बाद में क्या किया, इसको फ्यूज नहीं लगाई, यहां अपने को थोड़ी सूक्ष्म युक्ति भी ध्यान में रखना है। सप्लाई से इसको जोड़ रहे हैं तो सबसे पहले ये ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को क्या करना है, ये ब्रिज रेक्टिफायर अपने को तैयार करना है। तैयार करने के बाद ये विधि बैटरी चार्जिंग के लिए बहुत ही उपयुक्त होगी। आई बात समझ में। तो ये थी चारों की चारों अपनी विधियां, और स्थिर धारा चार्जिंग विधि, स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि, और ट्रिकल चार्जिंग विधि, और रेक्टिफायर चार्जिंग विधि। तो ये चारों विधियां अपने को क्या करना है, यूज में लेनी है। और स्थिर रेक्टिफायर विधि है, ये मैंने बताई दी आपको। इसमें आपको फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, चारों के चारों मैंने बताए। ट्रिकल चार्जिंग विधि भी आपने बताई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे अपन बैटरी की चार्जिंग अवस्था है। बैटरी की चार्जिंग अवस्थाएं, देखो बैटरी की चार्जिंग अवस्थाएं क्या होती कि बैटरी को कितने दर के ऊपर कितना चार्ज किया, तो जब वो बैटरी पूर्ण चार्ज मानी जाएगी, होगी, या डिस्चार्ज होगी, या मतलब अर्ध चार्ज होगी, हाफ चार्ज होगी, ये देखो। तो बैटरी की चार्जिंग अवस्थाएं हैं वो 3 प्रकार की होती है। एक तो पूर्ण चार्ज अवस्था होती है, क्या होती है, पूर्ण चार्ज अवस्था, और दूसरी होती है अर्ध चार्ज अवस्था, और तीसरी होती है डिस्चार्ज अवस्था। ये 3 अवस्थाएं बैटरी की होती है। चार्जिंग अवस्थाएं 3 प्रकार की होती है। अब देखो पूर्ण चार्ज अवस्था कौन सी होती है बैटरी के अंदर, ये अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है। इसमें क्या होता है, पूर्ण चार्ज अवस्था में बैटरी में क्या होता है कि इस अवस्था के अंदर बैटरी का क्या होता है, विद्युत वाहक बल। इस अवस्था के अंदर बैटरी का विद्युत वाहक बल अपने को कितना मिलता है, 2.2 वोल्ट, और आपेक्षित घनत्व इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षित घनत्व
कितना मिलेगा पूर्ण चार्ज अवस्था के अंदर, कितना होगा 1.25 से 1.28, कितना होगा 1.25 से 1.28। ये बात ध्यान में रखना, मेन मुख्य बात ये चीज है, ये अपने को ध्यान में रखनी कि बैटरी की पूर्ण चार्ज अवस्था क्या होती है, कि इस अवस्था के अंदर बैटरी को चार्ज किया गया या नहीं डिस्चार्ज किया गया, तो ये अवस्थाएं अपने को ध्यान में होनी चाहिए। तो 2.2 वोल्ट क्या किया, उसका वोल्टेज मिलेगा अपने को पूर्ण चार्ज अवस्था के अंदर बैटरी का, और उसका अपेक्षित घनत्व अगर नापेंगे अपन तो उस टाइम इतना मिलना चाहिए अपने को। अगर बैटरी फुल चार्ज हो गई, फुल चार्ज होने के बाद उस टाइम अगर वोल्टेज नापेंगे तो 2.2 वोल्ट अपने को इस अवस्था के अंदर मिलने चाहिए, और अपेक्षित घनत्व है वो अपने को 1.25 से 1.28 के बीच होना चाहिए। दूसरी अवस्था है अपनी अर्ध चार्ज अवस्था। इस अवस्था में बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना रहता है 2.15 वोल्ट, और इसका अपेक्षित घनत्व कितना होता है, इसका अपेक्षित घनत्व कितना होता है 1.20 से 1.20 से 1.25 इसका अपेक्षित घनत्व अपने को मिलना है। अगर बैटरी मध्यम चार्ज है, अर्ध चार्ज है या हाफ चार्ज है तो उस टाइम अपने को वोल्टेज कितना होगा उस बैटरी का 2.15 वोल्ट, और उसका अपेक्षित घनत्व है वो 1.20 से 1.25 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ 2.15 वो अधिकतम है, सॉरी 2.0 से 2.15 वोल्ट तक, ये बात ध्यान में रखना। अब देखो डिस्चार्ज अवस्था में क्या होगा कि बैटरी का मतलब वोल्टेज है वो 2.0 से कम 2.0 वोल्ट से कम अपने को डिस्चार्ज अवस्था के अंदर वोल्टेज मिलेगी, और इसका अपेक्षित घनत्व क्या होगा भी, इसका अपेक्षित घनत्व होगा वो 1.18 से कम अपने को अगर इसका अपेक्षित घनत्व मिले तो वो बैटरी की डिस्चार्जिंग अवस्था कही जाती है, बैटरी की डिस्चार्जिंग अवस्था कही जाती है। अब तीनों की तीनों अवस्थाएं देखिए, पूर्ण चार्ज अवस्था में बैटरी का अगर अपन उस टाइम विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट है तो बैटरी क्या है पूर्ण चार्ज अवस्था के अंदर है, और उसका अपेक्षित घनत्व अगर अपन देखेंगे तो 1.25 से 1.28 के बीच में मिलेगा। और दूसरा अर्ध चार्ज अवस्था है, अर्ध चार्ज अवस्था के अंदर अपने को बैटरी का विद्युत वाहक बल है वो 2.0 से 2.15 के बीच में मिलेगा, और अपेक्षित घनत्व है वो 1.20 से 1.25 के बीच में मिलेगा। और डिस्चार्ज अवस्था के अंदर क्या होगा 2.0 वोल्ट से अपने 2.0 वोल्ट से कम वोल्टेज मिलेगी। डिस्चार्ज अवस्था में क्या होगा 2.0 से क्या होंगे अपने को कम वोल्ट मिलेंगे, और 1.18 से इसका अपेक्षित घनत्व है कम होगा, तभी ये अवस्था डिस्चार्ज अवस्था कहलाएगी। तो आज अपन अवस्थाएं पढ़ी, बैटरी की क्षमता पढ़ी, दक्षता पढ़ी है, तो और चार्जिंग विधियां पढ़ी है बैटरी की, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और धन्यवाद, और अगला टॉपिक कल देखेंगे।